बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री और ये लास्ट चैप्टर होने वाला है आधुनिकीकरण के रास्ते। आज से लमसम 10-15 दिन पहले से ही बच्चे डिमांड कर रहे थे भैया ये वाला चैप्टर लेके आओ, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि पेपर का टाइम भी आ जाएगा और ये चैप्टर भी नहीं आ पाएगा। इस वजह से आप लोग की डिमांड पर मैं ये चैप्टर लेके आ चुका हूं और चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं आखिर इस चैप्टर में है क्या। देखिए, हालांकि जिस तरीके से हमने पिछला 6 चैप्टर किया है उसी तरीके से लास्ट वाला भी चैप्टर है, बस थोड़ी सी चीजें ट्रिकी है, इसलिए बच्चों को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। लेकिन विकास स्टडी पॉइंट पे अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो ये जितनी भी चीजें इसमें लिखी हुई है ना, सारी चीजें समझाने की गारंटी मेरी। बस वीडियो को इत्मीनान से देखते रहना, बढ़िया तरीके से देखोगे तो ये चीजें आपको समझ में आएगी। करें स्टार्ट? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि जो पिछला मैंने 6 चैप्टर करवा दिया है उसकी तैयारी कैसी है, साथ ही साथ आप लोग के पास नोट्स है कि नहीं। अगर नहीं है, तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको नोट्स मिल सकता है। और 7वां चैप्टर आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत ही शॉर्टली हम चीजों को करेंगे, शॉर्टली इन द सेंस मतलब बहुत ही हम जल्दी से चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब होता है किसी भी देश का डेवलपमेंट होना, है ना। कि मतलब मान लेते हैं कि कोई देश ऐसा है जो ऐवी चल रहा था, इनका उसका डेवलपमेंट ऐसे ही चल रहा था, बट कुछ ऐसी चीज हो जाना जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट फास्ट हो गया, उसी को हम कहते हैं पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यानी कि ऐसा रास्ता मिल जाना जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन होता चला गया, ठीक है। अच्छा, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? देखिए, हमारा जो मेन फोकस इस चैप्टर में रहेगा जापान के ऊपर रहेगा, चीन के ऊपर रहेगा, ताइवान और जो कोरिया है इसके एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक को हम कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, अदरवाइज फोकस हमारा इस पे रहेगा, ठीक है। ठीक है, इनके बारे में भी कवर है ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। बट कई सारे बच्चे ये कहेंगे भैया हमारे स्कूल में तो ऐसा बताया गया कि ये चैप्टर तो में सिर्फ ये ऊपर वाला ही आ रहा है, तो मैं देखो बताऊंगा तो सारा ही, बस इसमें एक स्लाइड, इसमें 2 स्लाइड, इस तरीके से करके बता दूंगा। अदरवाइज जो फुल फोकस रहेगा अपना जापान और चीन के ऊपर, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मैप की। मैप में आप देख सकते हैं, पहले दिखा देता हूँ जापान कहाँ है। जैसा कि आप अपना भारत देश देख सकते हो, ये है अपना भारत देश। ये जो आपको येलो रंग का दिखाई दे रहा है ये हो गया चाइना। चाइना के बगल में ये हो गया एक हो गया नॉर्थ कोरिया, एक हो गया साउथ कोरिया। पहले कोरिया एक ही हिस्सा था, ठीक है, लेकिन ये डिवाइड हो गया नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। ये हो गया जापान, ठीक है, जापान। साथ ही साथ ये देख लीजिए रसिया। अब यहीं पे मैं एक चीज आपको समझा देता हूं कि जो जापान है दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इस जापान ने क्या किया था, आतंक मचा रखा था एक समय पे। क्या? इसने चीन पे कब्जा कर लिया, इसने कोरिया पे कब्जा कर लिया, इसने ताइवान पे कब्जा कर लिया, इसने रसिया को हरा दिया, ठीक है, इस तरीके से सबको हरा दिया। तो देखो जापान किस तरीके से क्या हुआ, जापान के बारे में हम वो सारी चीजों को पढ़ेंगे। उससे पहले हाँ, मुझे एक चीज कर लेना है, इसका फोकस सेट कर लेना है, नहीं तो जो इसका फोकस है ना ये डिसबैलेंस हो गया ना तो फिर ब्लर आने लगेगा, ये चीज है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया आपको कि जापान बहुत आतंक मचा रखा था। आगे हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, पहले तो आप बस ये देख लीजिए कि कौन सा देश कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है मेन चीज चीन से, ठीक है। चीन का पहले भौगोलिक स्थिति देखेंगे, फिर जापान की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। जैसा कि आपने मैप में देखा, मैप में जो चीन है ऊपर की साइड है, इट मींस एशिया में अगर कहा जाए तो ये पूर्व का हिस्से में आता है। तो देखिए क्या लिखा है, चीन एक विशाल महाद्वीप है, इसके जो व्यापक विस्तार के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मतलब जैसे हमारे देश में ठंडी गर्मी बरसात इस तरीके से, ऐसे वहां पर भी है, ठीक है। चीन की 3 प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि एक का नाम है पीली नदी, दूसरे का नाम है यांगसी नदी, तीसरे का जो नाम है वो है पर्ल नदी, ठीक है। यांगसी नदी जो है तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। आप पहली नदी बताइए कि सबसे लंबी नदी कौन सी पहली नदी है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अदरवाइज ये 3 टाइप्स की नदियां मैंने आपको बता दिया। देश की अगर मैं बात करूं, देश का एक बहुत बड़ा जो भाग है ये पर्वतीय क्षेत्र है। चीन में हान सबसे प्रमुख जाति, जैसे हमारे देश में है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? हिंदू लोग रहते हैं। तो इसी प्रकार से चीन में जो हान है ना, हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है यहाँ पर, तथा चीनी जो भाषा है
यहाँ की मुख्य भाषा है। यहाँ पे लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? चीनी भाषा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं 19वीं शताब्दी के पूर्व में पूर्वी एशिया पर इसका प्रभुत्व था। पूर्वी एशिया का मतलब होता है कि चीन ने पूर्व के एशिया पर अपना कंट्रोल करके रखा था। और यहाँ पर उस समय कौन सा राजवंश कायम था? छिंग राजवंश कायम था। ठीक है, आगे हम पूरा डिटेलिंग बात करेंगे, अदरवाइज बस थोड़ा सा आप चीज समझ लीजिए कि 19वीं शताब्दी में अगर मैं बात करूं तो चीन का पूर्वी एशिया पे कंट्रोल था। और दूसरे नंबर पे हमने क्या बात किया कि यहाँ पर इस समय छिंग राजवंश का शासन था। अब धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, अभी तो बस ये भौगोलिक स्थिति आपने समझा। अच्छा, कुछ चीजें और पढ़ लीजिए, जैसे डिमसम अगर देखा जाए तो चीन का एक प्रमुख व्यंजन है, जिसमें कहा जाता है इसको कहा जाता है दिल को छू लेने वाला डिश। ये कौन सा डिश है जो दिल को छू जाए? जैसे आप मोमोज खाते हो, दिल को छू जाता है, हाँ आज चलो कुरकुरे मोमोज खा के आता है, आज चलो पनीर वाले मोमोज खा के आता है। इसी प्रकार से ये देखिए मोमोज ही एक तरीके से, ठीक है, ये प्राय गुथे हुए आटे से सब्जी या फिर मांस भरकर भाप में पकाया जाता है। यहाँ पर भी यही होता है, एक चिकन मोमोस, एक वेज मोमोस, इस तरीके की चीजें। चीन के उत्तरी भाग में गेहूं मुख्य आहार है, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पूर्वी क्षेत्र में चावल तथा गेहूं दोनों का सेवन होता है। तो ये तो हमने मोटा मोटी किसके बारे में हमने पढ़ लिया, ये हमने उस चीज के बारे में पढ़ लिया कि चीन में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे सारी चीजें हैं। तो आपने पहला टॉपिक कर लिया है कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे जापान के बारे में। तो जापान जैसा कि आप देख सकते हो मैप में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये एक प्रकार की जितना भी आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, जितना भी ये पूरा का पूरा है ना, जितना भी आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये प्रकार का द्वीपों की श्रृंखला है। आप कह सकते हो जापान एक द्वीपों की श्रृंखला है, छोटे छोटे द्वीप सारे हैं, है ना, द्वीपों की श्रृंखला है। इसके 4 सबसे बड़े शहर है, एक का नाम है होसू, दूसरे का नाम है होकाइदो, होन्सू, होकाइदो, क्यूसू और शिकोकू। ठीक है, जैसे ये होन्सू हो गया, होकाइदो हो गया, शिकोकू हो गया, किसू हो गया, है ना, इस तरीके से। आगे जापान की अगर 50% अगर देखा जाए भूमि जो है, क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है। साथ ही साथ जापान विश्व की सबसे अधिक भूकंप वाला एक क्षेत्र है। देखिए एक बात समझिए, जिस तरीके से जापान में भूकंप आता है ना और जापान सरवाइव कर जाता है, अगर भारत में आ गया भारत तहस नहस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे भूकंप आता है, इसलिए इनके इधर का जो घर बनता है ना, वो समझिए ऐसा घर बनता है कि भाई उसका ज्यादा असर ना पड़े, मतलब भूकंप आ जाए ना तो घर पे ज्यादा असर ना पड़े। ये हमारे देश की तरह नहीं अल्ट्राटेक यूज कर रहे हैं, जंग रोधक यूज कर रहे हैं और तरह तरह की चीजें। ऐसे अगर बनने लगे तो भाई तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान में आता है। ठीक है, आगे इन भौगोलिक परिस्थितियों में जापान की वास्तुकला भवन निर्माण शैली को प्रभावित किया, यानी कि घर जो है ना, ये भूकंप के उसके हिसाब से बनाए जाते थे, ताकि भूकंप आए तो भी कोई दिक्कत ना हो। जापान की अधिक जनसंख्या जापानी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी लोग रहते हैं, जैसे आयून के अल्पसंख्यक समुदाय भी यहाँ पे रहते हैं, कोरिया के लोग भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए जब कोरिया पे इसने आक्रमण किया था ना, तो आक्रमण करने के बाद जब कोरिया को अपना एक गुलाम बना लिया था, तो ऐसे में कोरियाई लोग भी कहाँ चले आए थे? जापान में चले आए थे। तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ जापानी लोग नहीं रहते, बल्कि वहां पे अल्पसंख्यक आयून लोग भी रहते हैं, कोरियाई लोग भी रहते हैं ना। इस प्रकार से श्रमिकों के रूप में लाए गए थे। कोरिया जापान का एक उपनिवेश, यानी कि जब गुलाम था उस समय, जब जापान का गुलाम कोरिया था, उस समय बहुत सारे जो लोग थे श्रमिक के रूप में जापान में चले आए थे। जापान में पशुपालन की परंपरा बहुत ही सीमित है, पशुपालन उतना ज्यादा नहीं होता है। जापान की प्रमुख खाद्य फसल है अगर देखा जाए तो जापान में अगर मैं बात करूं ठीक है, अगर मैं जापान में बात करूं तो जो चावल है ना, चावल एक प्रमुख फसल है, और साथ ही साथ मछली जो है यहाँ पे प्रोटीन का स्रोत माना जाता है ना। चावल जो है एक खाद्य है, और साथ ही साथ प्रोटीन के लिए यहाँ पर मछली का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने भौगोलिक विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया, किसके बारे में? जापान के बारे में। अब चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। देखिए जापान ने इन सबको हराया, किसको किसको हराया? ताइवान को, कोरिया को, चीन को, रूस को। अभी मैप में ही मैंने बताया था कि इसने क्या किया था, इसको हरा दिया था, कोरिया को, चाइना को, ताइवान को, सबको हरा दिया था। ठीक है, तो कब कब हराया था यहाँ पे डेट में? जैसे 1895 में ताइवान को, 910 में कोरिया को, चीन को 1894 में, रूस को 1905 में। और अब क्या हुआ देखो, एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसकी जो शक्ति है ना, जापान की जो शक्ति है, वो कब टूटी? वो टूटी द्वितीय विश्व युद्ध में। क्योंकि
द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दो ध्रुव मतलब समझो कि दो बड़े बड़े ध्रुवों के बीच में, जिसमें एक साइड जापान था, दूसरे साइड अगर मैं बात करूं तो अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस सब थे, चार थे। और दूसरी साइड में देखा जाए जर्मनी, जापान और इटली, ये थे। अब उस समय ऐसा हुआ कि समझो कि एक तरफी लड़ाई जो चल रही थी, क्योंकि बड़े बड़े जो देश थे वो एक साइड थे, ठीक है। इधर से जापान अकेला लड़ते जा रहा था, क्योंकि जर्मनी और जापान ने जर्मनी और इटली ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन जापान ने कहा नहीं भाई, मैं हार नहीं स्वीकार करूंगा। फिर उसी मौके का फायदा उठाते हुए क्या हुआ, अमेरिका ने ना जापान के दो शहरों के ऊपर बम, परमाणु बम गिरा दिया, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि 1939 से लेकर 1945 आते आते 6 अगस्त 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी पर। इस तरीके से करके यहाँ पर जो जापान के जो दो शहर थे उसको तहस नहस कर दिया गया, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। और ये मानो जब जैसे ही तहस नहस हुआ उसके बाद जापान के जो दो शहर, समझो बहुत बड़ी बात है, जापान ही एक इकलौती कंट्री ऐसी है जो कि परमाणु बम झेलने के बावजूद भी इतनी तरक्की किया है, ठीक है। इसीलिए तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये समझो कि द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, अदरवाइज अगर देखा जाए तो यहाँ से जापान की अपनी जो वो थी वो धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो गई। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो नोट्स देखिए भाई, विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। जैसे डाउनलोड हो जाता है तो यहाँ पे वेरीफाई कीजिए फोन नंबर से। जैसे फोन नंबर से आप लोग वेरीफाई कर लोगे, इस तरीके से वेरिफिकेशन यहाँ पे होने के बाद जैसे आप इसको ओपन करोगे, ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कोर्सेज नजर आएंगे। यहाँ पर पैसे पे मत जाइए ना, क्योंकि अभी आपको पेपर का टाइम चल रहा है, तो अभी आपको ये फ्री देखने को मिलेगा। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे अंदर आओगे इस तरीके की चीजें आएंगी, आपको इस पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो पैसा कट जाएगा। अरे मतलब ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आपको क्या करना है, कंटेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग कंटेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से सब्जेक्ट खुलेंगे, यहाँ पे चैप्टर्स के नाम, यहाँ पे आपका चैप्टर खुल जाएगा। यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट यहाँ पे जो बच्चे कहते हैं भैया मुझे पीडीएफ चाहिए, तो देखो पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है ना तो एक सब्जेक्ट का ओनली 49 रुपीज लगता है। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, वो जो मैंने आपको बताया था ये, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे तो ज्यादा रेट है क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट है ना, लेकिन एक सब्जेक्ट अगर आप लोगे तो 49। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करने के बाद पेमेंट करो और फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया प्रोसेस, पेड और फ्री दोनों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा भाई, चैनल पे देखो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्यों क्यों करना जरूरी है भाई, इंपॉर्टेंट सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती है ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो पोल साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो। अभी तो पेपर का टाइम चल रहा है, अभी देखो कौन कौन सी वीडियो आएगी, सारे सब्जेक्टों की वीडियो आएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं आगे। अगला क्या लिखा है, जापान की अब राजनीति के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ से अपना मेन चैप्टर शुरू हो जाता है। अभी तो भौगोलिक स्थितियों के बारे में आपने बात कर लिया। यहाँ पे जापान में देखिए सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, राजा का शासन था। किसका शासन था, राजा का। राजा के नीचे कौन थे भाई, शोगुन थे। कौन थे भाई, शोगुन। शोगुन के नीचे कौन थे, दैम में थे। कौन थे, दैम। ये लाइन वाइज याद कर लेना, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन हो जाए आपको, ठीक है। दैम में के नीचे अगर मैं बात करूं तो एक थे जिनका नाम था, है ना, युद्ध लिख रहा हूं देखो मैं, योद्धा, योद्धा ऐसे करके, योद्धा वर्ग। मतलब योद्धा वर्ग मतलब कौन, वही सैनिक वैनिक, ठीक है, सैनिक। अब इसके नीचे मान लो किसान, व्यापारी, ये सब जितने भी मानना है मान। लेकिन ये इस हिसाब से फॉर्मूला, मतलब इस हिसाब से सीरीज चल रहा था, जहां पे सबसे ऊपर कौन था, राजा था, फिर कौन था, शोगुन था, फिर कौन था, दैत्य, फिर कौन था, ये था। होता ये है आगे चल के एक टाइम आता है, 12वीं शताब्दी आती है। 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, राजा की सारी शक्तियों को अपने अंडर ले लिया गया, किसके द्वारा, शोगुनों के द्वारा। और उसके बाद ये समझो कि जापान पर शोगुनों का कब्जा हो गया, ठीक है। शोगुन पूरा काम धाम अपने हिसाब से चलाने लगे, सारे चीज करने लगे, दैम्य को अपने कंट्रोल में रखिया। ये दैम्य कौन है, जिस तरीके से हमारे हमारे देश में समझो, हमारे देश में केंद्र सरकार सबसे ऊपर, ये समझो इसी प्रकार से शोगुन सबसे ऊपर हो गए। उसके बाद जो दैम्य है, दैम्य जैसे हमारे इधर छोटे छोटे राज्य जो है उस राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, इसी प्रकार से दैम्यों के अंदर क्या हुआ, प्रांत आ गए, प्रांतों का शासन करने लगे दैम, है ना। इसके बाद इनके नीचे योद्धा वर्ग, वही सेना वैना, तो ये सब आ गए इस तरीके से। तो बस यही सिलसिला है। देखियो एक सिंपल सा चीज बताऊं मैं, राजा का टाइम चल रहा था, राजा को हटाया किसने, शोगुनों ने, अपने हिसाब से सबके शासन को चलाया। आगे चल के एक समय ऐसा आता है जहां पर
इन शोगुनों को हटाया जाता है मेजियों के द्वारा। किसके द्वारा? मेजी वंश। ठीक है, मेजी वंश के द्वारा हटा दिया जाता है और दोबारा से शक्ति प्राप्त कर ली जाती है और राजा के वो औहदे पे आ जाते हैं। इट मीन समझो कि राजा का शासन दोबारा आ जाता है। बस ये जापान में यही इसकी स्टोरी है और कुछ नहीं है कि पहले राजा का शासन था, फिर शोगुन आ गए, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया कि शोगुनों को हटा दिया मेजियों के द्वारा और मेजी जो थे वही राजा बन गए, हो गई बात खत्म। यही था, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले। तो बस देखते जाइए ध्यान से। जापान पर टोक्यो में निवास करने वाले सम्राट का औपचारिक शासन था, यानी कि स्टार्टिंग में किसका शासन था? राजा का। फिर क्या हुआ? लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते वास्तविक जो शक्ति है किसके हाथ में चली गई? शोगुनों के हाथ में चली गई। फिर क्या हुआ? 1603 से लेकर 1867 तक तोकुगावा परिवार के सदस्य क्या थे? शोगुन वंश पे कायम थे। यानी कि जो शोगुन का जो पद था ना, शोगुन का जो पद है, ये समझो ये पद है एक तरीके से। शोगुन के पद पे कौन कायम हो गया भाई? ये तोकुगावा परिवार के लोग कायम हो गए। आगे, उस समय जापान लगभग 250 क्षेत्रों में बटा हुआ था और जो दाइम्यो है, दाइम्यो का मतलब होता है एक तरीके से क्षेत्रीय सामंत, ठीक है, शासन करने लगे। ठीक है, शोगुन दाम्यों पर नियंत्रण रखते थे, यानी कि दाम्यों पर नियंत्रण कौन रखता था? शोगुन रखते थे। ठीक है, तथा प्रमुख शहरों तथा खदानों पर भी इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी कि डायरेक्ट नियंत्रण होता था। आगे क्या हुआ? जो योद्धा वर्ग थे जिनको सामुराई कहा जाता था, एक तरीके से कुलीन वर्ग में आते थे, शोगुन तथा दाम्यों की ये सेवा में रहते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो जो सैनिक वाले जो वर्ग थे ये दैम्य तथा शोगुन की सेवा किया करते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? आई होप सो दिक्कत नहीं होगी। ये अगर ये डिटेल आप समझ गए ना तो समझ लो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। फिर क्या हुआ भाई? आगे देखिए, आगे क्या हुआ? एक टॉपिक आता है कि 16वीं शताब्दी में जापान के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। अब देखिए यहाँ पे क्या 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 कदम उठाए गए। तो सबसे पहले जो शोगुन थे ना, केंद्रीय सत्ता को मजबूत किया गया, शोगुन का नियंत्रण बढ़ाया गया, यानी कि पूरे जापान पे पूरा कब्जा किसका रहेगा भाई? शोगुन का रहेगा। दाम्यों की शक्ति को सीमित कर दिया गया इसके द्वारा। क्यों? क्योंकि शोगुन ये चाहते थे कि भाई देखो, अगर दाम्यों की शक्ति को नियंत्रण नहीं किया जाएगा ना तो कल की डेट में ये बगावत भी कर सकते हैं। इस वजह से शोगुन ने क्या किया? सबसे पहले सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रख दिया और उसके बाद दाम्यों की शक्ति को कम कर दिया। ठीक है, कृषि के उत्पादन में बढ़ावा दिया गया, भूमि सुधार किए गए, सिंचाई तथा खेती का तकनीकी में सुधार किया गया, आंतरिक व्यापार को बढ़ावा दिया गया, सड़क तथा परिवहन व्यवस्था में विकास किया गया, शांति स्थिरता स्थापित की गई जिसकी वजह से आर्थिक विकास को संभव हो पाया। अच्छा, ये सारा किसके द्वारा किया जा रहा था? शोगुनों के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? फिर देखिए आगे चल के क्या होता है। ये सारी चीजें हो गई, आगे चल के क्या होता है? अब एक टाइम आता है, ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा टाइम आता है जहां पर ये जो मेजी लोग थे ना, मेजी लोगों ने क्या किया? वो जो शोगुन थे उनको हटा दिया। हालांकि अभी पीछे आपने देखा कि उन्होंने इतने सारे सुधार किए, लेकिन जनता उनकी ये सारी चीजों से सेटिस्फाई नहीं थी। फिर क्या हुआ? ये जो वंश आया, मेजी वंश आया, उसने क्या किया? शोगुनों को हटा दिया। देखिए क्या हुआ? 1867 से 68 में जापान में शोगुनों के शासन का अंत कर दिया गया। शोगुनों के स्थान पर नए आधिकारिक तथा सलाहकारी सत्ता में आए। ये अधिकारी जापानी सम्राट के नाम पर शासन करने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे ऊपर कौन थे? राजा, है ना। अब ये राजा के पद पर भी आ गए और अपने हिसाब से शासन करने लगे। इस प्रकार सम्राट को फिर से सर्वोच्चता प्राप्त हो गई। सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की, यानी कि ये अपने आप मेजी वंश इन्हीं को कहा जाता है, ये सबसे ऊपर आ गए। जापान के इतिहास में इस महत्वपूर्ण घटना को मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है, जहां पे इन्होंने शोगुनों को खत्म कर दिया, हटा दिया, राजा की शक्ति को दोबारा लेके आ गए और इस तरीके से चीजें। अच्छा, इस चीज में मैं आपको ये बता दूं, हेल्प किसने किया था? अमेरिका ने हेल्प किया था। ठीक है, अमेरिका एक बार व्यापार की संधि लेके आया था ना, तो वो शोगुनों को महत्व नहीं दिया। उसने कहा कि मैं मेजी लोगों को महत्व दूंगा क्योंकि यही है असली राजा। इनके साथ उन्होंने व्यापारिक संबंध किया और इसके बाद इनको महत्व दिया और उसके बाद इनको बढ़ावा दिया कि भाई तुम शोगुनों को हटाओ। आगे चल के इन्होंने बगावत कर दी, उसके बाद शोगुनों को पद से हटा दिया और इस तरीके से मेजी पुनर्स्थापना हो गई। समझ में आ रही बातें? चलिए, ये अंदर की बात थी, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए इसके बाद जब जैसे मेजी आ जाते हैं तो फिर इन्होंने क्या क्या सुधार किया। तो अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए? कौन कौन से कदम उठाए? सबसे पहले इन्होंने कृषि पर कर लगा दिया और धन एकत्रित किया। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है भाई, जितना ज्यादा हो सकती है उतना ज्यादा कर वसूल करती है। कर वसूल करने के बाद क्या होगा? डेवलपमेंट में लगाएंगे। इसी प्रकार से इन्होंने भी किया। आगे 1870 से 72 में टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह के बीच उन्होंने पहली रेल लाइन बिछाई।
साथ ही साथ वस्त्र उद्योग में, अन्य उद्योगों में यूरोप से मशीनों को आयात किया गया, मतलब मंगाया गया, ताकि वस्त्रों की क्वालिटी अच्छी हो पाए, अन्य उद्योगों की क्वालिटी अच्छी हो पाए। मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया ताकि इनको प्रशिक्षण अच्छा खासा मिल पाए। विश्वविद्यालय स्कूल में पढ़ाए जाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कई जापानी विद्यालयों को विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजा गया ताकि जो जापानी जो विद्यार्थी हैं वो जाके वहां पे अच्छे से पढ़े और फिर आते हुए यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें। 1872 में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई और इसके बाद धीरे धीरे करके जापान की अर्थव्यवस्था क्या होने लगी, बढ़नी शुरू हो गई। अब देखिए और क्या हुआ, यहाँ पे देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी इनको सब्सिडी मिलने लगी ताकि और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई जा सके। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए इन्होंने प्रवास को बढ़ावा दिया, ठीक है, कि आप दूसरे कम करने के लिए इन्होंने प्रवास को बढ़ा दिया, उनको दूसरे जगहों पे आप जा सकते हो। इस तरीके से कृषि उत्पादन तथा सिंचाई तकनीक में सुधार किया, वाणिज्य आंतरिक व्यापार को बढ़ावा दिया, पश्चिमी तकनीक तथा मशीनरी का उपयोग किया जिसकी वजह से औद्योगिक तथा तकनीकी विकास यहाँ पे संभव हो पाए। आधुनिक व्यवसायिक शिक्षा को मजबूत किया गया, ठीक है, ताकि कुशल श्रमिक यहाँ पर तैयार हो पाए, यानी कि इन्होंने हर तरह की कोशिश की जिसकी वजह से इनका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। जापानी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। देखो एक बात समझो, जैसे हमारे देश में क्या है, हम अपने देश में सारे लोगों को कहते हैं कि भाई देखो हम सब देशवासी हैं इसलिए अपने झंडे के प्रति वफादारी रखो, राष्ट्रगान के प्रति वफादारी रखो। इसी प्रकार से इन लोगों को भी कहा गया कि राष्ट्रवाद अपने दिल में रखो, देश की भावना रखो, ठीक है, निष्ठावान रहो, नागरिक बनो, ठीक है, सम्राट के प्रति वफादार रहो। इन सभी चीजों की शिक्षाएं दी गई लोगों को, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं जापानी जो लोग हैं वो बगावत ना करें, है ना। आगे तो ये सारी चीजें की गई, तो इन्हीं के बारे में आपने सारी चीजें पढ़ ली और यही क्वेश्चन में आता है, 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान ने किस तरीके से अपना आधुनिकीकरण किया। ये हो गया अपना चैप्टर कह रहा हूँ, ये हो गया अपना जापान की चीजें खत्म। अब जापान खत्म हो गया, अब कौन आएगा, अब इसके बाद चीन के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए देखिए कितनी जल्दी हमने चीजों को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब चीन के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, एक और स्लाइड, ठीक है। चलिए अब चीन की आधुनिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। भाई देखो चीन की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए चीन पर मांचू यानी कि चीन राजवंश का शासन हुआ करता था। कब से कब तक रहा, 1644 से लेकर 11 तक शासन रहा, यानी कि 1644 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। चीन एक स्वतंत्र साम्राज्य था, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो स्वतंत्र साम्राज्य था, उसका अपना सम्राट शासन किया करता था। चीन एक स्वतंत्र सम्राट था जहां पर उनका खुद का जो सम्राट था वो शासन किया करता था। चीन का आधुनिक इतिहास अगर देखा जाए 1840 से होना शुरू हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि चीन में आधुनिकीकरण का शुरुआत कब से होना शुरू हुआ, तो आप ये कह सकते हो कि चीन में आधुनिकीकरण का शुरुआत तब से हुआ जब यहाँ पर अफीम युद्ध हुआ। क्या हुआ, अफीम युद्ध। अब देखिए मैं आपको यही पे एक बात बताऊं, अफीम एक प्रकार का ना नशीला पदार्थ है, ठीक है। होता क्या था, जब ब्रिटेन का जो कब्जा था ना भारत पे, जब था ब्रिटेन का कब्जा भारत में था, तो ब्रिटेन बहुत चालाक था। उसने ये सोचा कि एक काम करते हैं, भारत में अफीम की खेती करवाते हैं, अफीम से जो पैदावार होती है उसको हम क्या करेंगे, चीन में बेचेंगे और चीन के लोगों को गजेड़ी भंगेड़ी नशेड़ी सब बना देंगे, है ना। तो इस तरीके की चीजें उसने करना शुरू किया। उसके बाद जब वो चीन में सारी चीजें करने लगा तो वहां के जो राजा थे उसने क्या किया, बगावत कर दिया। भाई ऐसे कैसे, तुम यहाँ के लोगों को ऐसे कैसे कर सकते हो। उन्होंने वहां पे सारी चीजों को बैन कर दिया। ये बात जब उसने ब्रिटेन को पता लगती है तो ब्रिटेन क्या करता है, लड़ाई कर देता है। तो देखिए क्या होता है, ब्रिटेन लड़ाई कर देता है, अफीम के लिए लड़ाई कर देता है। तो पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी 1839 से लेकर 1845 के बीच में लड़ी गई थी, और सेकंड जो लड़ाई लड़ी गई थी अफीम के लिए लड़ी गई थी 1856 से लेकर 1860 में लड़ी गई थी, ठीक है। ये तो ब्रिटेन अकेला लड़ा था और यहाँ पे चल के जो फ्रांस था वो भी इसके साथ आ गया था, ठीक है। चलिए तो क्या है अफीम युद्ध, क्या है पहले इस चीज को देख लेते हैं। अफीम युद्ध का मुख्य कारण था ब्रिटेन द्वारा चीन में अफीम का व्यापार तथा चीन द्वारा उस पर रोक लगाना, ठीक है। चीन ने क्या कर दिया, उस पर रोक लगा दिया। अब कारण क्या था जिसकी वजह से ये अफीम युद्ध हुआ। तो देखिए ब्रिटेन भारत में अफीम उगाकर चीन में बेचता था, चीन में अफीम की लत फैल रही थी जिसकी वजह से वहां का जो समाज था, वहां की जो अर्थव्यवस्था थी धीरे धीरे खराब हो रही थी। चीन सरकार ने अफीम के व्यापार को प्रतिबंध लगा दिया, भैया देखो कुछ भी हो जाए यहाँ पे चीन में आपको बेचना नहीं है। इससे ब्रिटेन नाराज हो गया, 1840 में चीन पर युद्ध थोप दिया, यानी कि उसने क्या किया, लड़ाई
छेड़ दी भाई अब तो लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम बेचने कैसे नहीं दोगे? अगर हमने यहाँ पर खेती किया है, भारत में खेती करके अगर हम अफीम ला रहे हैं तो तुम्हें बेचना पड़ेगा। जब चीन ने मना कर दिया तो लड़ाई कर लिया, ये वाली बात थी। ठीक है, चलिए। अच्छा चलो, लड़ाई तो हो गई, लेकिन लड़ाई के बाद कुछ परिणाम भी निकले। क्या? अफीम युद्ध के बाद चीन की क्या स्थिति थी? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, चीन ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि शक्तियों के अधीन हो गया, मतलब उसके कंट्रोल में आ गया, क्योंकि चीन नहीं संभाल पाया ना, हार गया। कई अपमानजनक संधियां करनी पड़ गई, मजबूरी, क्योंकि हारना तो तय था। बंदरगाह विदेशी को देने पड़ गए भाई, देखो बड़े बड़े जो बंदरगाह थे जहाँ पे शिप वगैरह रुकती थी, वो बाहर वाले देशों को देना पड़ गया। चीन एक अर्ध औपनिवेशिक देश बन गया। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये समझो ये चीन है, ये क्या है? चीन। चीन में शासन किसका चल रहा था? राजा का। किसका चल रहा था? राजा का। अब हुआ क्या? हुआ क्या? इसने ब्रिटेन से लड़ाई किया, ब्रिटेन ने इसको हरा दिया। हराने के बाद समझो अर्ध औपनिवेशिक, मतलब आधी चीजों पे कब्जा किसका था? राजा का बना था, और आधी चीजों पर कब्जा किसका आ गया? राजा का आ गया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है अर्ध औपनिवेशिक, मतलब आधी तरीके से गुलाम हो गया, आधा गुलाम हो गया, आधा बचा रहा। समझ में आ रही बात? जिस तरीके से समझो कि मकान किसी और का और रहने वाला कोई और, ये इस प्रकार की चीजें समझो। ठीक है, आगे। चीन का आधुनिक इतिहास अगर देखा जाए, ये किस चीज से मापा जाता है? तो ये जितनी भी चीजें हो गई ना, इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने देखो किस तरीके से अपना विस्तार किया, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि चीन जब गुलाम बन गया, अर्ध औपनिवेशिक बन गया, तो आधी तौर पर राजा का शासन, आधी तौर पर ये चीजें। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए आधुनिक इतिहास का मतलब क्या होता है, चीन के आधुनिक इतिहास का मतलब क्या होता है? आधुनिक इतिहास का मतलब होता है जब दोबारा से ये संप्रभुता प्राप्त कर ले, मतलब यहाँ पर राजा जो थे, यहाँ पर जो ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था उसको भगा देना। अगर वो भगा देता है तो उसी को कहा जाता है आधुनिकीकरण। विदेशी कब्जे का अंत हो गया, समानता तथा विकास की बातों को संभव बनाना, यही इसका आधुनिकीकरण इतिहास है। अब आगे हम देखते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्या क्या चीज किया जिसकी वजह से इसका आधुनिक इतिहास है ना बना। तो देखिए, सबसे पहले समझिए संप्रभुता का मतलब क्या होता है। संप्रभुता की पुनः प्राप्ति का मतलब क्या होता है? अपने देश पर खुद का अधिकार होना, या फिर विदेशी जो दखल है उसको खत्म कर देना। ठीक है, प्रयास कैसे किया गया? आगे चल के जब ये सारी घटना घट गई, अफीम युद्ध हो गया, उसके बाद क्या हुआ? 1911 में एक क्रांति हुई, किसके द्वारा? सन यात सेन के द्वारा। ठीक है, इसकी वजह से चीजों में सुधार आया, और जो राजा का शासन था ना, जो राजा का शासन था, मानचू राजा का जो शासन था स्टार्टिंग में, उस राजा का शासन क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, कब हुआ खत्म? 911 में। 1921 में साम्यवादी पार्टी की स्थापना होती है। 1949 में एक वो बनाया जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया जाता है, और इसके द्वारा जो विदेशी का जो कब्जा था ना, विदेशी का जो कब्जा था विदेशों का, 1949 में आजाद मिल गया। यानी कि चीन कब आजाद हुआ आप समझो, एक तरीके से पूरी तरीके से 1949 में। ठीक है, जब इसकी गठन की गई थी उसके पहले। अब यहां तक स्टोरी आपको समझ में आ रही थी? जैसे मैंने आपको बताया ये चीन था, चीन में सबसे पहले अफीम युद्ध हुआ, अफीम युद्ध होने के बाद क्या किया गया? विदेशी का कब्जा आ गया। किसका कब्जा आ गया? विदेशी का। आधी चीजों पर विदेशी का कब्जा, आधी चीजों पर राजा का कब्जा। फिर आगे चल के 1911 में सन यात सेन आते हैं। सन यात सेन क्या करते हैं? इस राजा को यहाँ से हटा देते हैं, राजा हट गया भाई। उसके बाद क्या होता है? 1949 में इसकी गठन की जाती है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गठन की जाती है। इसके द्वारा क्या होता है? क्रांति होती है, और फिर इसके बाद विदेशी को यहाँ से हटा दिया जाता है, और इस तरीके से पूरी तरीके से 1949 में देश क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है, यानी चाइना आजाद होता है। इन आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? चीन को विदेशी नियंत्रण से मुक्ति पाना और अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को वापस पाना। ठीक है, चलिए। अब क्या हुआ? अगला, विदेशी कब्जे का अंत। 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में विदेशी शक्तियों को बाहर निकाला गया, साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई, चीन स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। इसके साथ साथ इन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया? समानता और विकास पर ध्यान दिया। साम्यवादी सरकारों ने जमीन किसानों में बांट दी, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, इन्होंने राष्ट्रीयकरण का नेशनलाइजेशन कर देना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, और सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार इन्होंने देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब यहां पर एक छोटी सी बहस होती है। किस चीज के ऊपर बहस होती है? चीन के विकास पर तीन
प्रमुख बहसें होनी शुरू हो गई। किस बात की कि भाई आखिर चीन का डेवलपमेंट होएगा कैसे। एक व्यक्ति है ये जिनका नाम है कॉन्ग योवेल, और इनके ही एक शिष्य हैं जिनका नाम है लियांग किचाऊ। ठीक है, ये एक प्रकार के समाज सुधारी थे, मतलब सुधारवादी नेता थे जो सुधार करने का काम करते थे, चाहते थे कि सम्राट बने रहे। अच्छा, इनका ये मानना था कि स्टार्टिंग में जो माचू जो साम्राज्य था ना वो बना रहे, लेकिन शासन में सुधार है। यानी कि इनका स्टार्टिंग में मानना यह था, जब राजा का शासन चल रहा था तो ये चाहते थे कि राजा का जो शासन वो चलता रहे, लेकिन सुधार की जरूरत है, ये इनका मानना ये था। शिक्षा, प्रशासन, समाज में आधुनिक सुधार पर इन्होंने जोर देना शुरू किया। अच्छा, वहीं पे अगर सन्यास सेन ने क्या किया, 1911 में क्रांति छेड़ दी थी, और उसके बाद इन्होंने मांचू साम्राज्य को खत्म ही करा दिया। उन्होंने राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र की स्थापना की बात की। 3 प्रकार के इन्होंने सिद्धांत दिए थे, एक का नाम है राष्ट्रवाद, एक का नाम है लोकतंत्र, एक का नाम है जन कल्याण। इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए थे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन्यास सेन के 3 सिद्धांत आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आधुनिक तथा लोकतांत्रिक चीन बनाना इनका एक लक्ष्य था। ठीक है, चीन साम्राज्य की स्थापना, मतलब चीन साम्यवादी पार्टी की स्थापना, जिसको सीसीपी कहा जाता है, ये एक मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित थी। समानता, सामूहिकता, खेती, समाजवादी राज्य की स्थापना चाहती थी। माओ से तुंग इसके प्रमुख नेता थे। अब जो चीन में साम्यवादी जो पार्टी है, ये बेसिकली एक ऐसी पार्टी थी जो कि सामूहिकता पे ज्यादा ध्यान देती थी। इट मीन्स सबकी राय लेना, सबके डेवलपमेंट की बात करना, है ना, भेदभाव को कम करना, इस चीज को ज्यादा ध्यान देते थे। तो ये 3 प्रकार की बहसें थी कि आखिर हम किस तरीके की चीजें करें। इनका ये मानना था कि राजा बना रहे लेकिन फिर भी सुधार होना चाहिए। सन्यास सेन कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, राजतंत्र को खत्म करो, गणतंत्र की स्थापना करो। और एक जो चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई थी जिसके नेता थे माओ से तुंग, ये बेसिकली चाहते थे कि समाजवादी राज्य बनाया जाए जहां पर सब लोग को एक समान रखा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं कन्फ्यूशियसवाद। ठीक है, कन्फ्यूशियसवाद का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझे। चीन में पढ़ाई को लेकर ना एक विचारधारा को फॉलो की जाती है, इसी को कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। देखिए, कन्फ्यूशियसवाद एक दर्शन तथा नैतिक शिक्षा प्रणाली है जो कि प्राचीन चीन के दार्शनिक जिनका नाम था कन्फ्यूशियस की शिक्षा पर आधारित है। इसका उद्देश्य है समाज में नैतिकता की बात करना, डिसिप्लिन की बात करना, अनुशासन की बात करना और सद्भावना की बात करना। तो ये कन्फ्यूशियस का है, एक प्रकार की एक विचारधारा समझो, शिक्षा में इस चीज को लागू किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, जैसे दूसरों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है, समानतापूर्ण व्यवहार करके रखना है, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता के ऊपर हम बात करेंगे, नैतिक चरित्र का विकास हो इसके ऊपर हम बात करेंगे, उचित सामाजिक प्रतिबंध होने चाहिए, जैसे पिता पुत्र का क्या रिलेशन होना चाहिए, और शासक और प्रजा का क्या रिलेशन होना चाहिए, मित्रता कैसे होनी चाहिए, इन सब चीज को बढ़ावा देने की बात की जाती है। कर्तव्य की बात की जाती है, हर व्यक्ति का क्या ड्यूटी होता है, अनुशासन की बात की जाती है, पारिवारिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है। ठीक है, 1990 के दशक में बहुत बड़ी संख्या में चीन के विद्यार्थी को जापान पढ़ने के लिए भेजा गया, है ना। चीन के लोग कहाँ गए, जापान जाकर पढ़ना इन्होंने वो किया। ठीक है, अब देखिए, ये वो व्यक्ति है जिनका नाम है सन्यास सेन। क्या नाम है, सन्यास सेन। अब ये वही है जिन्होंने 1911 में माचू साम्राज्य को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना इन्होंने किया था। सन्यास सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक भी माना जाता है। क्या आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। ये एक गरीब परिवार के थे, उन्होंने डॉक्टरी की। ठीक है, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। इनका मानना यह था कि भाई देखो, चलो हम तो भाई पढ़ाई लिखाई कर लेकर हमारी जिंदगी तो कैसे कट जाएगा, लेकिन पूरी चीन का क्या होगा, है ना। इस वजह से विचारक जो होते हैं ना, जो सुधारवादी होते हैं, ये बेसिकली सबको लेकर चिंतित होते हैं। तो इनका मानना यह था कि भाई देखो, हम तो कैसे भी काट लेंगे क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चीन को भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी। इसी वजह से इन्होंने 1911 में एक आंदोलन करके इन्होंने गणतंत्र की स्थापना की और माचू साम्राज्य को खत्म करवा दिया। ठीक है, चलिए अब इनके 3 सिद्धांतों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 3 सिद्धांत कौन कौन से। पहला राष्ट्रवाद, जिसको नेशनलिज्म कहा जाता है, चीन को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कर एक स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र बनाना इसका इनका उद्देश्य था। दूसरा है लोकतंत्र, यानी कि जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार देना और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। ठीक है सॉरी आगे जन कल्याण की बात करना, जैसे जनता की आर्थिक स्थिति का सुधार करना, सामाजिक समानता की स्थापना करना इनका मेन मोटिव था। तो ये हो गया भाई। अब जैसे कि आपने सन्यास सेन के बारे में आपने पढ़ लिया, यहाँ पे नेशनल पीपुल्स पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं
कुओमिंतांग, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना किसने की? सन यात सेन ने की थी। किसने की थी? सन यात सेन ने की थी। अब एक बात समझिएगा, आगे आपको थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगेगा, क्यों? क्योंकि यही जो बातें है ना, एकदम लास्ट वाली स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा, ये नाम याद करके रखना, कुओमिंतांग, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना, नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना किसने की थी? सन यात सेन ने की थी, ठीक है, इस बात को याद रखना। 1911 में क्रांति में माचू साम्राज्य के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया और इस तरीके से चीन में गणतंत्र की स्थापना इन्होंने करा दी। यही चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं, कब? 1911 में। सन यात सेन की मृत्यु के बाद, जब सन यात सेन की मृत्यु हो गई, तो ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है माओ मिरतांग के नेता बने, यानी कि ये जो व्यक्ति हैं ये नेता बन जाते हैं। आगे सॉरी, कुओमिंतांग एक नेता बने। कुओमिंतांग अपने लक्ष्य में असफल रहे, यानी कि जिस तरीके से सन यात सेन ने काम किया, इस तरीके से इन्होंने काम नहीं कर पाए, या फिर ये कहो कि आप इन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए, और इसकी वजह से समाज में असमानता बढ़ गई। और फिर क्या होता है, लोगों पर फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया गया, यानी कि लोगों पर फौजी व्यवस्था, इट मीन समझो कि जैसे पाकिस्तान में स्थितियां हो जाती है ना कि सैनिक शासन काबू करना चाहते हैं, भाई पूरी सत्ता पे सैनिक आ जाए, इसी तरीके की चीजें हुई, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पर एक और राजनीतिक दल आता है जिसका नाम है चीनी साम्राज्यवादी दल, जिसको हम कहते हैं सीसीपी। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना 1921 में की गई थी। रूसी क्रांति से प्रेरित होकर ये चीज की स्थापना की गई थी। यह दल मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित थी। माओ से तुंग इस पार्टी के नेता थे, ठीक है। माओ से तुंग इस पार्टी के क्या थे? नेता थे। इस पार्टी ने स्वतंत्रता यानी कि आजाद सरकार, अपनी अलग सेना के गठन पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं संघों के गठन को बढ़ावा दिया। विवाह संबंधी नए नए नियम बनाए। इसने जबरन विवाह, विवाह की खरीद फरोख्त, समझौता विवाह पर रोक लगाई तथा तलाक को आसान बनाया गया, यानी कि इन्होंने तलाक को आसान बनाया और विभिन्न प्रकार की जो दिक्कतें थी इस चीज को इन्होंने दूर किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझना है, यहाँ पे हम दो नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है, एक का नाम हम जो बार बार हम कर रहे हैं जिसका नाम है सन यात सेन, ठीक है, और दूसरे नेता जिसका नाम है माओ से तुंग, ठीक है। दूसरे नेता का क्या नाम है? ये माओ से तुंग ऐसे करके नाम है, ठीक है, माओ से तुंग नाम है। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी की गठन किया था। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने सीसीपी, इसको लिख सकते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी हम बोल सकते हैं, इसकी स्थापना की। अब हुआ क्या कि इनके मृत्यु के बाद कुओमिंतांग आ गए थे, तो दूसरे शासक जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो अच्छे से शासन नहीं कर पाए। और ये जो माओ से तुंग थे, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? चीन में साम्यवादी दल की स्थापना की थी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे आगे चल के 1951 में चीन में जब सरकार की स्थापना की गई, तो उस समय माओ से तुंग और इनकी जो पार्टी थी, इनके बीच में विवाद हो गया। और विवाद होने के बाद क्या हुआ कि इनकी जो पार्टी थी सीसीपी, ठीक है, ये क्या होती है, पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है चाइना पे। और ये जो थे इनको मजबूरन अपने जगह को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि गृह युद्ध हो गया था, इनको मजबूरन छोड़ के जाना पड़ा। कहाँ पे? ताइवान। जो अभी हम स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, ताइवान, हम आगे पढ़ेंगे। तो वो जो थे ना, ये जो थे, ये कहाँ चले गए? ताइवान चले गए। तो ताइवान में उनका कब्जा, और माओ से तुंग जो सीसीपी की स्थापना इन्होंने जो की थी, इनका जो कब्जा था ये चीन में अपना हो गया, ठीक है। तो यही इनका पूरा स्टोरी था। अब देखिए, रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब ये क्या है? ये बेसिकली कोई पार्टी वार्टी नहीं, ये मत समझना। ये एक तरीके से समझो कि ये एक प्रकार का संगठन मान लो एक तरीके से। तो क्या लिखा? 1949 ईस्वी में माओ से तुंग के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण हो गया, ठीक है। निजी कारखानों तथा भू स्वामित्व को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। 1958 में लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये याद रखना नाम, जिसको हम कहते हैं लंबी छलांग आंदोलन के माध्यम से तेजी से आधुनिकीकरण किया गया। यानी कि इन्होंने सोचा कि भाई देखो जो हुआ हुआ, अब बस तेजी से हमें क्या करना है? अपने देश का डेवलपमेंट करना है। लोगों को अपने घरों के पिछवाड़े में, पिछवाड़े मतलब क्या होता है कि पीछे, ठीक है, स्टील की भट्टी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और सामूहिक खेती यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग के ऊपर, ठीक है, जोर दिया गया। इस प्रकार की चीजें थी।
अच्छा, फिर यहाँ पर चीन में देखिए सुधार की बात अगर किया जाए तो देखिए सुधार कैसे कैसे किया गया। जैसे 1978 में देव शाओपिंग, ये जिनका नाम है देंग शाओपिंग, जो कि आपको 12वीं क्लास में भी मिलेगा। ये 4 चीजों में सुधार के, जैसे कि कृषि में, उद्योग में, विज्ञान में, तकनीक में, रक्षा में, इन्होंने 4 चीजों में सुधार किया। विदेशी निवेश को इन्होंने आकर्षक बनाया और विशेष आर्थिक क्षेत्र को, जिसको विशेष के नाम से जाना जाता है, इनकी स्थापना की। खेती के सामूहिकरण को समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ निजी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, मतलब पर्सनल चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, पर्सनल खेती पे, पर्सनल फैक्ट्री पे, ठीक है। उद्योगों में धीरे धीरे करके निजीकरण और बाजार आधारित व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको हम कहते हैं ओपन डोर की पॉलिसी, ठीक है। 1978 में क्या ओपन डोर की पॉलिसी अपनाई थी और धीरे धीरे करके, ठीक है, इन्होंने दोनों चीज को क्या क्या महत्व दिया, निजी को भी और प्राइवेट को भी, ठीक है। चलिए अब देखिए आधुनिकीकरण में इन्होंने क्या क्या किया। पहले साम्यवादी का कड़ा नियंत्रण। देखिए ये जो चीन है ना, चीन में कौन सी चीजों को पहले फॉलो किया गया था, एक पार्टी। कौन सी पार्टी? एक। जैसे हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां है ना, ऐसा नहीं है, वहां पे सिर्फ एक पार्टी है। ये समानता पर ध्यान दिए, ठीक है। किसमें ध्यान दिया? समानता पर ध्यान दिए। तो देखिए क्या लिखा है, समाजवादी दल का कड़ा नियंत्रण, विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने का कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण इन्होंने कर दिया, बाजार संबंधी इन्होंने सुधार किए। आधुनिकीकरण का जो श्रेय किसके ऊपर जाता है? साम्यवादी दल। यहाँ पे कौन सी पार्टी थी? एक पार्टी साम्यवादी, जिसकी बात अभी हमने किया था, माओ से तुंग ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। केंद्रीकृत सरकार की स्थापना हो गया। आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार में इन्होंने संबंध बनाया। ओपन डोर की नीति लेके आए देंग शाओपिंग, ठीक है। शिक्षा का विकास हुआ, साथ ही साथ विस्तार हुआ, साथ ही साथ निजी कारखानों में तेजी आई, साथ ही साथ भू स्वामित्व का औद्योगिकरण का यहाँ पे अंत कर दिया गया, ठीक है। यानी कि भू स्वामी औद्योगिकरण, यानी कि जो बंदे अपने कंट्रोल में सारी चीजें करके रखते थे, इन चीजों का अंत कर दिया गया। एक ही दल का सरकार था और पुरानी असमानताओं को धीरे धीरे अंत कर दिया गया, जिसकी वजह से सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए, ठीक है। तो ये तो अभी आपने चाइना के बारे में आपने पढ़ लिया सारी चीजें, कि क्या क्या चीज पढ़ा आपने, बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड है थे इन चीजों को समझोगे थोड़ा तो, ठीक है। ऐसा कि पहले चाइना था, चाइना पे राजा का शासन चलता आ रहा था, फिर एक अफीम युद्ध होता है, अफीम युद्ध के बाद फिर ब्रिटेन आ जाते हैं। ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर इसको हरा देते हैं। हराने के बाद अब ये जो पहले राजा का शासन था, अब ये दो हिस्सों में बढ़ गया, एक राजा का शासन, दूसरा विदेशी कब्जा। फिर आगे चल के सन्यासीन आते, सन्यासीन ने कहा कि नहीं भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है, इन्होंने राजा का शासन खत्म करा दिया, वहां पे गणतंत्र की स्थापना करवा दी, लेकिन फिर भी विदेशी कब्जा रहा। आगे चल के उन्होंने एक पार्टी तैयार की, नेशनल पीपल पार्टी, है ना, बनाई। फिर उसके बाद उनकी जब डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद माओ से तुंग ने क्या किया, 1921 में साम्यवादी पार्टी का गठन किया। साम्यवादी पार्टी आगे चल के क्या होता है, 1949 में, है ना, पूरी तरीके से चीन को आजाद कराया, विदेशी चीजों को वहां से भेज दिया गया। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि सन्यासीन के द्वारा बनाई गई थी, जो, और दूसरी जो पार्टी है जो माओ से तुंग के द्वारा बनाई गई थी, साम्यवादी पार्टी। तो चीन में साम्यवादी पार्टी का गठन हो गया, और जो सन्यासीन ने जो पार्टी बनाई थी वो यहाँ से हार करके, मतलब चीन से हार करके कहाँ चली जाती है, ताइवान में चली जाती है। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। चलिए आगे देखिए, अब ये है कोरिया के बारे में। देखिए वही कोरिया जो छोटे से रूप में आपको दिखा रहा था मैं, ये बन गया नॉर्थ कोरिया, ये बन गया साउथ कोरिया। कैसे बना, इस चीज के बारे में समझते हैं। देखिए जब जापान था ना, जापान ने क्या किया, जब आक्रमण किया कोरिया के ऊपर, तो कोरिया पर जब आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद इसने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया, है ना, इसको क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आगे चल के जब जापान पे आक्रमण किया अमेरिका ने कब, 1945 में परमाणु बम जब गिरा दिया हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके बाद ये जो कोरिया थे इसके कंट्रोल से बाहर हो गया। जैसे कंट्रोल से बाहर होता है, नॉर्थ कोरिया में किसी और की सरकार बन जाती है, दक्षिणी कोरिया में किसी और की सरकार बन जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ दक्षिणी जो कोरिया था, है ना, ये दक्षिणी जो कोरिया था, साउथ कोरिया, ये किसके अंडर आ जाता है, यूएसए के अंडर आ जाता है। और जो ये वाला था, ये किसके अंडर आ जाता है, सोवियत संघ के अंडर आ जाता है, मतलब रूस के अंडर आ जाता है। इस प्रकार की चीजें हो गई थी। यहाँ पे अलग सरकार थी, यहाँ पे अलग सरकार होती है। फिर आगे चल के 1953 में क्या होता है, एक और तगड़ी लड़ाई होती है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। बस यही इसका स्टोरी, और कुछ नहीं है, इतना आसान है। देखिए कोरिया की कहानी, 1910 में जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया, और यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जोसोन राजवंश का शासन चलता चला आ रहा था 500 सालों से, ठीक है।
इसका अंत हो गया। कोरियाई लोगों ने जापान के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया, अस्थायी सरकार बना दी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो जापान जब हार गया तो कोरिया को क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। जापान जैसे ही उसके बाद क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद कोरिया, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में बढ़ जाता है। उत्तरी कोरिया सोवियत संघ के प्रभाव में चला जाता है और दक्षिणी कोरिया जो था यूएसए के प्रभाव में। जैसे कि मैंने बताया ना, ये यूएसए के प्रभाव में चला जाता है और ये सोवियत संघ के प्रभाव में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे सरकार अलग, वहां पे सरकार अलग। देखिए ये चीजें हो गई। उत्तरी कोरिया में किसकी सरकार बन गई, किम इल सुंग की सरकार बन गई। और दक्षिणी कोरिया में किसकी सरकार बन गई, सिंगमैन री की सरकार बन गई यहाँ पे। और ये घटना कब की है, 1948 में। लेकिन अभी आप समझना, सिर्फ सरकारें अलग अलग हुई थी, इसकी सरकार अलग, इसकी सरकार अलग, ये पूरी तरीके से अलग नहीं हुए थे। लेकिन आगे क्या होता है समझो। अब जो उत्तरी कोरिया था, यानी कि ऊपर का जो साइड था, यहाँ पे साम्यवादी सरकार थी, यहाँ पे साम्यवादी सरकार थी। और जो लोकतांत्रिक सरकार थी, जो कि यूएसए की सरकार थी, जो कि यहाँ पे शासन कर ली। अब फिर क्या होता है आगे, वो देखिए। देखिए आगे क्या होता है, कोरिया युद्ध। कोरिया युद्ध 1950 से 1953 में होता है। फिर जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हो गया। इसमें दक्षिणी कोरिया को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन मिला। उत्तरी कोरिया को चीन का समर्थन मिला। किसका समर्थन मिला, चीन का समर्थन मिला, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया। यह युद्ध 1953 में युद्ध विराम समझौते पर समाप्त हो गया। कोरिया स्थायी रूप से उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बढ़ गया, एक उत्तर एक दक्षिण में बढ़ गया। 1948 में दक्षिणी कोरिया के पहले राष्ट्रपति, जिनका नाम था सिंगमैन री, चुने गए। लेकिन उन्होंने अवैधानिक तरीके से अपना शासन बढ़ाया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे दोनों डिवाइड करके बता दिया था, वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब यहाँ पे समझिए, अप्रैल 1960 में जनता के विरोध में अप्रैल की क्रांति हुई। ठीक है, अब हुई कब, अप्रैल 1960 में। इसी की वजह से इसका नाम पड़ जाता है अप्रैल क्रांति। के कारण सिंगमैन री को इस्तीफा देना पड़ गया। और इसके बाद लोकतांत्रिक सरकार को 1961 में जनरल पार्क चुंग ही ने सैन्य तख्ता पलट कर हटा दिया। और अक्टूबर 1963 के चुनाव में पार्क चुंग ही राष्ट्रपति बन गए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर देखा जाए तो इनकी जो स्थापना है एक तरीके से, मतलब ये राष्ट्रपति पद के रूप में आ गए कब आए, 1963 में आ गए। ठीक है, जबकि इन्होंने क्या किया था, लोकतांत्रिक सरकार को क्या किया था, हटा दिया था। ठीक है, इनको इस्तीफा इन्होंने दिलवा दिया था। ठीक चलिए, अब एक टॉपिक आता है क्या, कोरिया का तीव्र औद्योगिकरण, यानी कि किस तरीके से इनका औद्योगिकरण हुआ, इसके बारे में समझिए। जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं, पार्क चुंग ही ने निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया, यानी कि इन्होंने निर्यात करना शुरू कर दिया, मतलब बेचना, सारी चीजों को बेचना शुरू कर दिया, मतलब प्रोडक्शन को बेचना शुरू कर दिया। सरकार ने 5 वर्षीय योजना बनाकर बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया, यानी कि 5 वर्षीय, जिसको 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता है। 1960 से 70 के दशक में भारी रासायनिक उद्योगों का विकास किया गया। 1970 में ग्रामीण विकास के लिए एक नया गांव, जिसको सिमोल कहा जाता है, इसका आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी वजह से मजबूत नेतृत्व, शिक्षित अधिकारी, मेहनती श्रमिकों तथा तेज आर्थिक विकास किया गया। और विदेशी तकनीक तथा संस्थाओं को अपनाने की खुली नीति अपनाई गई, यानी कि इन्होंने इन सारी चीजों में क्या किया, डेवलपमेंट की बात की। जैसे 5 ईयर प्लान पे ध्यान दिया, रासायनिक उद्योगों के विकास में ध्यान दिया, ग्रामीण विकास के लिए ध्यान दिया, मेहनती श्रमिकों को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया, शिक्षित अधिकारियों को बढ़ावा दिया गया, मजबूत नेतृत्व किया गया, विदेशी नीतियों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इन सारी चीजों को किया गया। और इसकी वजह से मतलब ये समझो कि कोरिया का ये चीजें हुई। अब यहाँ पर एक झलक देख लीजिए। एक झलक का मतलब होता है शॉर्टकट में सारी चीजें, छोटी छोटी बातें। जैसे अभी हमने बात किया डिमसम क्या है, वही जो हमने देखा कि मोमोज की तरह जो दिखाई देता था, दिल को छू लेने वाला चीज। टोक्यो का अर्थ क्या था, टोक्यो का अर्थ है पूर्वी राजधानी। ठीक है, फुकोकू क्योहो का अर्थ क्या होता है, समृद्ध तथा शक्तिशाली सेना, इसी को फुकोकू क्योहो के नाम से जाना जाता है। जापान की संसद का नाम क्या था, डाइट। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। मोंगा का मतलब क्या होता है, आधुनिक लड़की। ठीक है, एक तरीके से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जब हम मॉडर्नाइजेशन करते जाते हैं ना, ठीक है, तो आधुनिक लड़की इसको कहा जाता है। दुरखुरा का क्या मतलब होता है, श्रमिकों द्वारा दिया गया सामूहिक श्रम, यानी कि सारे लोग जो मिलकर मेहनत करते हैं उसी को दुरखुरा कहा जाता है। इसके अलावा बो का मतलब क्या होता है, यानी कि सैनिक शासन, इसी को कहा जाता है बोलानपो। ठीक है, चीन के प्रमुख दार्शनिक का नाम क्या था, वही कन्फ्यूशियस। ठीक है, कन्फ्यूशियस नाम था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि
सन मिन चुई का अर्थ क्या होता है? सन मिन चुई का अर्थ होता है तीन सिद्धांत, ठीक है। तीन सिद्धांत कौन कौन से? राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और जन कल्याण, ठीक। खत्म ही है चैप्टर, अब समझो। सन यात सेन ने जिन चार बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया, इन्होंने चार चीजें कौन कौन सी बताई थी? एक भोजन, वस्त्र, आहार और परिवहन। लंबी छलांग वाला आंदोलन क्या था? अभी हमने बात किया था, ग्रैंड लीप फॉरवर्ड, यानी कि चीन बहुत तेजी से तरक्की करना चाहता था, उसी को कहा गया लंबी छलांग वाला आंदोलन, ठीक है। आगे, साम्राज्यवादी व्यक्तियों की समाजवादी व्यक्तियों की पांच प्रिय चीजें, जैसे काम, संघर्ष, सामूहिक जीवन, समानता था अनुशासन। 1971 में चीन पार्टी के आधुनिकीकरण के चार सूत्र क्या थे? यानी कि चार चीजों में, किन चीजों में इन्होंने ध्यान दिया? कृषि में, उद्योग में, विज्ञान में, तकनीक और रक्षा में, ठीक है। साथ ही साथ अप्रैल क्रांति क्या है? 1960 में दक्षिणी कोरिया में हुई जन आंदोलन, जिसमें जिसमें सिंगमैन री को इस्तीफा देना पड़ा, इसी को हम अप्रैल की क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये ताइवान पढ़ लो, खत्म हो जाएगा अपना चैप्टर। ताइवान देख लेते हैं। याद है मैंने क्या बताया था? सन यात सेन ने जो पार्टी बनाई थी, वो पार्टी वहां पे हार जाती है चीन में, और फिर कहाँ चली जाती है? ताइवान में चली जाती है। तो यही है। 1949 में चीन साम्यवादी दल से पराजित होकर, ठीक है, में चीनी साम्यवादी दल से मतलब पराजित होकर, ठीक है, चियांग काई शेक ताइवान चले गए। यानी कि आगे चल के जो चियांग काई शेक थे वो ताइवान चले गए। ये बड़ी मात्रा में धन तथा बहुमूल्य कलाकृतियां साथ लेके आए थे। ताइवान में उन्होंने चीन गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। उन्होंने दमनकारी शासन लागू किया, राजनीतिक विरोध तथा बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई। भूमि सुधार द्वारा कृषि उत्पादन को इन्होंने बढ़ावा दिया, और मतलब उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। 1973 में राष्ट्रीय उत्पादन के मामले में ताइवान एशिया में जापान के बाद दूसरे नंबर पे है। किस मामले में? राष्ट्रीय उत्पादन, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। आर्थिक विकास के साथ साथ अमीरी तथा गरीबी का अंतर धीरे धीरे यहाँ पे कम होना शुरू हो गया, और इसकी वजह से ताइवान मतलब इस तरीके से हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे ताइवान में किसका शासन है, तो आप बोलोगे चीन गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना का कंट्रोल है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका जो चैप्टर है ये हो जाता है ओवर, ठीक है। बाकी इसके छोटे मोटे जो क्वेश्चन है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कर लेंगे। अदरवाइज ये चैप्टर आपका हो जाता है ओवर। आई होप सब चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही मतलब अच्छा भी चैप्टर है और समझने लायक चैप्टर है। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।